सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 309। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ज़ूफेंग के ऊपर लियानियर और उसके साथी अटैक करते हैं। बदले में ज़ूफेंग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए लियानियर के दोनों वुल्फ को बड़ी ही बुरी तरीके से हरा डालता है। इसके बाद ज़ूफेंग लियानियर से उनका प्लान पूछता है, मगर लियानियर के ना बताने पर ज़ूफेंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग वहाँ पे आ जाते हैं और ज़ूफेंग से बात करके उन लोगों को बचा लेते हैं। फिर वो लूफेंग को बताते हैं कि ये खुद ज़ूफेंग का ही प्लान था मुझे यहाँ पे बुलाने का। सच में वो काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा टेरिफाइंग बंदा है। वो बताते हैं कि कैसे उनने पहली बार ज़ूफेंग का वो अनबीटेबल टेरिफाइंग लुक को देखा था। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग अभी भी ज़ूफेंग के उस एसोटेरिक वाले टेरिफाइंग लुक के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे उसने स्वैंगर के लिए अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को खो दिया था और अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए हांग फुकेंगटियान और उसके सभी साथियों को बुरी तरीके से मार डाला था। प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग आगे उन लोगों को बताते हैं कि ज़ूफेंग के उस समय के एसोटेरिक डिबेट के सभी लक्षण से जल्दबाजी और गलत डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बना रहे थे। यहाँ तक कि वो भी खुद इस बारे में अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और हांग फुकेंगटियान को सभी के सामने बुरी तरीके से मार डाला। और अब उसी मूवमेंट से कोई भी अनवांटेड कंट्रीब्यूटर अब उसे बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता है कि आगे वो क्या करना चाहता है या फिर क्या कर सकता है। इसलिए अब मैं भी उसके मन के विचारों और उसके एक्शंस को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसके बारे में नहीं बता सकता है कि वो कब अपने ठंडे दिमाग से खेल रहा है या फिर कब किसी को मारना चाहता है। तो अब तुम लोग इस बारे में जान ही गए होगे कि क्यों मुझे यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए आना पड़ा और अपने आप को सभी लोगों के सामने इस तरीके से एक्सपोज करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए ये बता पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि उसके एक्शंस पागलपन से प्रेरित हैं या कपटपूर्ण खामोशी से। तो अब ज़ूफेंग के बारे में प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग से ये सारी बातें सुन करके क्वान रोंग के प्राइम मिनिस्टर भी अपने मन में कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड हो, उसके बारे में कोई भी कुछ भी पता ना लगा सके कि आगे वो क्या करने वाला है, वो पर्सन बिल्कुल सच में एक मोस्ट टेरिफाइंग पर्सन कहलाता है। तो अब इधर क्वान रोंग के प्राइम मिनिस्टर के ये सब सोच लेने के बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें इंपीरियल सिटी में ही कहीं दूर एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर टेबल पर बैठ करके दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि हमारा ज़ूफेंग होता है, जबकि दूसरे का फेस अभी हम लोगों को दिखाया नहीं जाता है। तो वो बंदा ज़ूफेंग को देख उससे कहता है कि कौन जानता था कि ये दिन भी आएगा जब तुम यूं मुझसे इस तरीके से बाहर आने के लिए कहोगे। ज़ूफेंग उससे कहता है कि एक तरह से हम सभी एक पुराने दोस्त हैं और इतने टाइम बाद एक दूसरे के साथ यूं इस तरीके से बात करना ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। तो ज़ूफेंग की ये बात सुन करके वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अपने ये सारे ड्रामे और बकवास को बंद करो। तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारी नाराजगी को कम नहीं किया जा सकता है और हम लोगों के बीच कभी भी यूं इस तरीके से फ्रेंडशिप वाली बातचीतें नहीं हुई। तो अब ज़ूफेंग भी उस बंदे की बात सुन हंसते हुए उससे कहता है कि अच्छा वेल अपने आप को देखो, तुमने अब तक अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, मगर इससे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सिर अभी यहीं के यहीं नहीं काट सकता क्या? तो वो बंदा कहता है कि हाँ तुम ये बिल्कुल कर सकते हो, मगर मुझे ये तो पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, वरना तो तुम मुझे अब तक कब का मार चुके होते। मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हारे इनविटेशन का आंसर तुम्हें दे दिया है, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं आए हो। तो अब ज़ूफेंग भी उस बंदे की ये सारी बातें सुन करके उससे काफी इम्प्रेस होते हुए कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से तुमने अपने आप को कुछ तो इम्प्रूव किया है, सिर्फ षड्यंत्रकारी योजना बनाने में ही नहीं बल्कि तुमने अपनी नर्सों को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, बिल्कुल उस पुराने दिनों के डीमन की तरह। फिर
जूफेंग आगे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नाइस एंड सिंपल रहूंगा। मुझे अपने हाउस के स्पाइसों से ये खबर मिली है कि तुमको एक बीच चौराहे पर एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट और संकटपूर्ण सिचुएशन में डाला जा रहा है। तो वो बंदा भी हंसते हुए कहता है और क्या तुम इसके बारे में मुझे धमकी देने के लिए आए हो? देखो वो कितना अच्छा करेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोनों एम्प्लॉइज ही मुझसे एग्री हैं और तुम भविष्य में कभी भी मुझ पर उन लोगों का उपयोग नहीं कर सकते हो। उस बंदे की बात सुन जूफेंग उससे कहता है कि तुम हमेशा से ही मुझको गलत समझते हुए आए हो। मैं तुमको यहाँ पे किसी भी तरीके से धमकाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुमसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। अगर तुम थोड़ा बहुत इस चीज में इंटरेस्ट रखो तो। इतना कहने के बाद फिर आगे जूफेंग उससे कहता है कि तुम्हारा 3 तरफा क्रॉस रोड के बारे में क्या कहना है? क्या तुम ल्यूकलेन के साथ भी अपना कदम बढ़ाने के लिए सोच सकते हो? अब जूफेंग के मुंह से ल्यूकलेन के साथ मिल जाने की बात सुन करके वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सीट से उठते हुए जूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं और मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करने वाला। तो इधर उस बंदे की ये बात सुन करके जूफेंग भी उससे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा आउटडेटेड हो, क्योंकि मैंने जो कहा है उसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि तुम काफी ज्यादा हाईएस्ट तक पहुंच जाओ। तो इधर जूफेंग की ये बात सुन करके वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो जूफेंग उससे कहता है कि एसोटेरिक डिबेट से पहले मैं प्राइम मिनिस्टर जू चेंगफेंग से मिला था और उनसे बातें की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं और लैंग वूचेंग क्या अपने खुद के पर्सनल गेन के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो आखिर तुम अभी भी क्यों एक थर्ड रेट के स्टीवर्ड बने हुए क्यों हो? तो मेरा उनसे आंसर बिल्कुल सिंपल था। मैंने उनसे कहा कि मेरे एम्बिशंस उनसे भी काफी ज्यादा बियॉन्ड हैं। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, फिर चाहे वो कोई भी अनवांटेड कंट्रीवर यानी कि प्रतिद्वंदी हो या इस एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट माइंड हो, मैं हमेशा ही सबसे बेटर रहा हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो उन लोगों के स्तर तक भी नहीं हो, तुम्हारा दायरा काफी ज्यादा छोटा है। तो अभी तक जूफेंग की ये सारी बातें सुनकर के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो जूफेंग अपनी सीट से उठते हुए उससे कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम अभी तक ये अच्छी तरीके से नहीं समझे हो, तो कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे आने का इंतजार करने का कोई समय नहीं है। इतना कह करके जूफेंग वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वो बंदा जूफेंग को रुकने के लिए कहता है और जूफेंग से कहता है कि टियान्यू अराजकता की कगार पर है, तो तुम मुझे आखिर क्या प्रॉमिस दे सकते हो जो कि तुम्हारा ल्यूक्लेन इन सभी में से सबसे टॉप पर आएगा? तो जूफेंग पीछे मुड़ करके अपनी एक कातिलाना स्माइल देते हुए उससे कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और इस सब के खत्म हो जाने के बाद ल्यूक्लेन की ही आखिरी हंसी होगी, इसलिए मैं तुम्हें 3 तरफा क्रॉस रोड पे रोकने दूंगा, जिससे कि तुम्हारे पास विनर की साइड को ही चुनने का मौका मिलेगा। तो अब इधर जूफेंग की ये बात सुनकर के पहले तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और जूफेंग के इस लुक को देख करके उसे देखता ही रह जाता है। फिर साथ ही उसकी बात के लिए एग्री होते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है और आगे जूफेंग से कुछ पूछने ही वाला होता है। लेकिन मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूँ और इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को बेहद जल्द ही इसी चैनल पर इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।